हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज के वीडियो में बच्चों बात करने वाले हैं संरक्षी और असंरक्षी बलों की। हमारे क्लास 11th के सिलेबस में बच्चों एक छोटा सा पार्ट दे रखा है संरक्षी और असंरक्षी बलों का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे चैप्टर्स में आपको ये यूज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, परिभाषा पूछ लेगा वो तो आसान ही होती है, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो बहुत कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट आगे के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों इस चैप्टर की हमने 2 वीडियो अब तक की। पहली वीडियो में हमने कार्य पढ़ा, दूसरे में भी हमने कार्य पढ़ा, और उसी कार्य के आधार पर बच्चों आज हम अपने जितने भी बल हम पढ़ते आ रहे हैं, गुरुत्वीय बल है, घर्षण बल है, या आगे पढ़ेंगे हम वैद्युत बल पढ़ेंगे, चुंबकीय बल पढ़ेंगे क्लास 12th में, या आगस्यान बल पढ़ेंगे, जितने भी बल हमारी प्रकृति में हैं उन सबको आज 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। हमने बलों को वहां भी बोला था कि बल 2 प्रकार के हैं, संपर्क, असंपर्क बल, लेकिन आज का थोड़ा अलग है क्योंकि वो कार्य के आधार पर हम बात करेंगे। तो बच्चों कार्य के आधार पर हमारे 2 प्रकार के बल होते हैं, एक होता है संरक्षी बल और एक होता है असंरक्षी बल। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे संरक्षी बल। इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका नाम कंजर्वेटिव या संरक्षी बल क्यों है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि परिभाषा क्या है संरक्षी बल की। जो किताबों में लिखी हुई है उसको फील भी करेंगे और बात करेंगे कि इसका नाम संरक्षी बल क्यों है। बच्चों मैंने कहा आपको कि हमारे पास एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। हमें किसी वस्तु को A से उठा के B तक लेके जाना है, तो हमें बल लगाना पड़ेगा, और बल लगाएंगे तो कार्य भी होगा। तो हमने कहा कि हम उस वस्तु को A से B तक यहाँ से लेके गए, और इस रास्ते को मैंने एक नाम दे दिया फर्स्ट। ये फर्स्ट है। आपने कहा ठीक है। यहाँ बच्चों मुझे कार्य करना पड़ा W1। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। पहले रास्ते से हमने लेके गए इसको, तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो कार्य हुआ है वो W1 हुआ है। मुझे बताओ कार्य किया किसने? आप कहोगे फिजिक्स कहता है कार्य बल करता है, तो कोई बल है उसने ये कार्य किया है। फिर वही बल इस वस्तु को A से B तक ऐसे लेके गया, इस रास्ते से। मैंने इसको दूसरा रास्ता बोला, और यहाँ जो कार्य किया गया है बल के द्वारा उसको हमने W2 बोल दिया। फिर बच्चों हम इसको ऐसे लेके गए, हम मतलब वो बल जो काम कर रहा है, एक ही बल है बच्चों यहाँ भी वो, इस रास्ते से हमने इसको थर्ड रास्ता बोला, तीसरा रास्ता बोला, और हमने कहा यहाँ कार्य किया गया है W3। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर इन तीनों रास्तों पर इस बल के द्वारा किया गया कार्य बराबर है तो हम ऐसे बलों को संरक्षी बल बोल लेंगे। ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर कर ही नहीं रहा, आप यहां से ले जाओ, आप यहां से ले जाओ, आप यहां से ले जाओ, आप कहीं से भी लेते जाओ, आपको हमेशा बराबर कार्य करना पड़ेगा। मतलब ये W1, W2, W3 सब बराबर हैं। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 10 जूल काम किया, तो यहाँ भी 10 जूल होगा, यहाँ भी 10 जूल होगा। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि जो हमारा बल था वो संरक्षी बल है। ये है संरक्षी बल। ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि हम चले कहाँ से है और पहुँचे कहाँ। बच्चों जहाँ से चलते हैं उसको प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक स्थिति। और जहाँ पहुँचते हैं उसको हम बोलते हैं अंतिम स्थिति। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार आप बोल दो कि संरक्षी बल क्या है। मैं एक बार लिखने वाला हूँ परिभाषा के रूप में, इसको हटा के, और आप जैसे जैसे मैं लिखता रहूंगा आप बोलते रहेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाइए संरक्षी बल। हमने कहा ऐसे बल जिनके द्वारा कृत कार्य, किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। इसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कहां से जाओ, पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक स्थिति व
अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाते हैं। संरक्षी बल कहलाते हैं। ठीक है, आप उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा, मतलब चलो जब भी लिखना चाहे लिख लेना, लेकिन समझ आ गया होगा। इसका यहाँ मैं समझा भी देता हूँ कि हमने कहा कि हम ए से चले बी पे पहुँचे, एक बार इस रास्ते से गए, एक बार इस रास्ते से गए, एक बार इस रास्ते से गए, जितनी बार भी हम गए लेकिन गए ए और बी से ही, मतलब प्रारंभिक स्थिति भी फिक्स है, अंतिम स्थिति भी फिक्स है। रास्ता आप कोई सा भी ले लो, आपको हमेशा बराबर कार्य करना पड़ रहा है, आपको हमेशा बराबर कार्य करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो बल है, ये जो बल कार्य कर रहा है, ये संरक्षी बल है। आप निर्भरता को जानते होंगे। अगर अलग अलग रास्तों पे अलग अलग कार्य होता तो आप कहते हैं कि जो कार्य है ना, ये रास्ते पे निर्भर कर रहा है, पथ पे निर्भर कर रहा है। लेकिन हर रास्ता चाहे कोई भी है, कहीं से भी चले जाओ, आप यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के ऐसे गए तब भी कार्य उतना ही करना पड़ रहा है, आप यहाँ से गए तब भी कार्य उतना ही करना पड़ रहा है। मतलब बल को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि रास्ता कौन सा है, वो रास्ते पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ये संरक्षी बल है। लेकिन अगर मैं इस ए को उठा के यहाँ डाल दूँ, मतलब मैंने प्रारंभिक स्थिति बदल दी, तो क्या तब भी बराबर कार्य करना पड़ेगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि स्थिति बदल गई है तो आपको कार्य भी अलग करना पड़ेगा। मतलब प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। आप स्थितियां बदल दोगे तो कार्य बदल जाएगा, स्थिति नहीं बदलोगे कार्य नहीं बदलेगा। ठीक है, ये पहली बात है बच्चों। इसमें बहुत सारी बातें हैं, संरक्षी बलों में बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, कि ऐसे बल जिनके द्वारा कृत कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाता है। दूसरी बात सुनना, दूसरी बात ये कहती है कि अगर बल संरक्षी है और आप ए से बी गए और वापस फिर बी से ए आ गए, मतलब आपने एक बंद रास्ता चुना, क्लोज्ड पाथ चुना, ए से कहीं गए वापस वहां से ए पे आ गए, हम कहेंगे बंद रास्ता है। तो ऐसे स्थिति में बच्चों कुल कार्य 0 होगा। मतलब संरक्षी बल द्वारा एक बंद रास्ते में, बंद वक्र में किया गया कार्य 0 होता है। एक बार लिख देता हूं फिर और समझेंगे। इन बलों के द्वारा, किन बलों के द्वारा? संरक्षी बलों के द्वारा, इन बलों के द्वारा कृत कार्य, किया गया कार्य बंद वक्र में 0 होता है, 0 होता है। ये देखा गया हमें, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, हम एग्जाम्पल भी करेंगे। मैंने कहा बच्चों सुनना ध्यान से कि मैं ए से बी पे गया, ए से बी पे गया ऐसे, और फिर वापस बी से ए पे आ गया, कैसे भी करके। मैंने देखा कितना कार्य करना पड़ा, टोटल कार्य आया बच्चों 0। कार्य कितना आया? 0 कार्य आया। तो हम कहेंगे कि ये बल कितना कार्य करते हैं? 0 कार्य करते हैं जब वक्र कैसा हो? बंद वक्र अच्छे से समझना है, जहां से चले घूम के वापस वहीं आ जाना है, उसको हम बंद वक्र बोल लेंगे। मैं ए से बी गया ऐसे, फिर बी से वापस ए पे आ गया, तो हम कहेंगे बंद वक्र है, टोटल कार्य कितना? 0। यहां से एक और बात मैं आपको बता देता हूं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैंने ए से बी में 10 जूल काम किया, तो बी से ए में -10 जूल काम करेंगे, तभी तो 0 होगा। मैंने कहा अगर ए से बी जाओ वापस बी से ए आ जाओ तो कार्य कितना हुआ? आपने कहा 0 कार्य हुआ। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि ए से बी अगर कार्य कितना है 10 जूल, तो वापस आते हुए -10 जूल होगा, तभी तो जुड़ने के बाद दोनों 0 हो जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो मैंने अभी बताई कि अगर ए से बी गया 10 जूल काम है, तो बी से ए में कितना होगा? -10 जूल होगा। जब मैं आपको गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, और अगले साल जब आप 12th का पहला चैप्टर पढ़ोगे या दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ ये बेसिक चैप्टर हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते कि हम छोड़ के काम चल जाएगा, नहीं कर सकते। तो ये बात थी संरक्षी बलों के बारे में, इतनी बात है बच्चों। ये इसकी परिभाषा है कि ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य, बच्चे क्या करते हैं, मैं इतने दिन हो गए पढ़ा रहा हूँ, तो जब भी मैं कई दिन बाद उनसे पूछता हूँ कि बताओ संरक्षी बल, तो ये बोलते हैं, आप मत बोलना, कि ऐसे बल जो पथ पे निर्भर नहीं करते।
बच्चों यहाँ बल की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ बल के द्वारा किए गए कार्य की बात हो रही है। ऐसे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, आप उनको किसी भी रास्ते से ले जाओ, हमेशा बराबर कार्य करना पड़ेगा। शर्त यह है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बदलनी नहीं चाहिए। ए से बी जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, हमेशा बराबर कार्य करना पड़ेगा। अगर आप ए से बी गए, वापस बी से ए आ गए, तो हमने देखा टोटल कार्य 0 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो संरक्षी बल होते हैं वे एक बंद वक्र में शून्य कार्य करते हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक। यहां से एक आइडिया लगाया हमने कि अगर ऐसा है कि शून्य कार्य करना पड़ा, तो इसका मतलब तो यह है कि ए से बी जाएंगे तो W कार्य करना पड़ेगा, वापस आएंगे तो -W कार्य करना पड़ेगा, तभी तो जुड़ के कितना होंगे, शून्य होंगे। आपने कहा हमें बिल्कुल समझ आ गया है। बच्चों एक काम करते हैं, वो फॉर्मूला पढ़ते हैं एक बार, W बराबर FS cos थीटा। मुझे बताओ, आप अगर A से B गए और B से वापस A आए तो विस्थापन कितना हुआ? आप कहेंगे कि विस्थापन तो हमने पढ़ रखा है, A से B गए, B से वापस A आए, तो हमारी प्रारंभिक स्थिति भी वही है, अंतिम स्थिति भी वही है, और हमने पढ़ा है कि विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। मैंने कहा हाँ, तो जब ये वहीं से चल के वापस वहीं आ गया तो ये विस्थापन शून्य हो गया, तो ये कार्य शून्य हो जाएगा। आपने कहा भैया इतना क्यों समझाया, तो आप हमें ये कह देते बस इतना। तो बच्चों मैं भैया बता दूं, आप मुझसे ये कह रहे होंगे, मतलब ये सोच रहे होंगे कि तो ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि जहां से चले वापस वहीं आ गए तो विस्थापन शून्य हो गया, तो कार्य शून्य हो गया, तो यहाँ संरक्षी बल कहने की जरूरत क्या है? ये तो हमेशा होगा कि विस्थापन शून्य होने पर कार्य 0 हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। बच्चों आप दुकान पे गए कुछ सामान लेने, फिर दुकान से घर आ गए, तो इसका मतलब कि आपने कोई कार्य ही नहीं किया। घर आके मतलब आपका विस्थापन शून्य हो गया, तो आपने कोई कार्य नहीं किया। क्या कार्य हुआ है? ऐसा हमेशा नहीं होगा कि विस्थापन शून्य हो जाए और कार्य भी शून्य हो जाए। ये केवल तभी होगा जब हमारे बल संरक्षी होंगे। संरक्षी बल होने पर ही, जहां से चले वापस वहीं आ जाने पर, विस्थापन शून्य होने पर वर्क 0 होगा, कार्य शून्य होगा। अभी मैं आपको असंरक्षी बल पढ़ाऊंगा, वहां आप जाओगे आओगे वापस, फिर भी कार्य करना पड़ेगा, मतलब विस्थापन शून्य होगा, जहां से चले थे वापस वहीं आ जाएंगे, लेकिन फिर भी कार्य शून्य नहीं होगा। तो अपने मन से ये डाउट निकालना है आपको कि हमेशा विस्थापन शून्य होने पर कार्य शून्य नहीं होता। इसको कहीं नोट डाल के लिख भी लेते हैं क्या, कि हमेशा विस्थापन शून्य होने पर कार्य शून्य नहीं होता। ये केवल तभी संभव है जब बल संरक्षी बल हो। संरक्षी बल के होने पर ही विस्थापन शून्य होने पर कार्य शून्य होगा, हमेशा नहीं होता। ठीक है, बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब देख लेते हैं कि संरक्षी बल के उदाहरण क्या क्या है। हमने आज तक जो बल पढ़े, हमने कौन कौन से बल पढ़े हैं बच्चों? अब तक हमने अब तक गुरुत्व बल पढ़ा है, गुरुत्व बल mg वाला। हमने कहा ठीक है, ये कैसा बल होता है? संरक्षी बल। अच्छा जी, हमने स्प्रिंग का बल पढ़ा है, पढ़ा था ना स्प्रिंग बल, F बराबर kx, जहाँ माइनस लगाते थे दिशा के लिए। हाँ, ये भी कैसा होता है? ये भी संरक्षी बल है। आगे पढ़ोगे क्लास 12th में आप वैद्युत बल, ये भी कैसा होगा? संरक्षी बल होगा। अच्छा जी बच्चों, एक होता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल के बारे में दिक्कत ये है कि कई बार चुंबकीय बल संरक्षी भी हो जाता है, कई बार असंरक्षी हो जाता है, लेकिन इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, चुंबकीय बल संरक्षी भी हो सकता है, चुंबकीय बल असंरक्षी भी हो सकता है। वो बात की बात है, वो कैसे हुआ क्या हुआ, अभी बस एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि जो गुरुत्व बल होता है वो संरक्षी है, स्प्रिंग बल है वो भी संरक्षी है, वैद्युत बल है वो भी संरक्षी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो संरक्षी बल है वे कौन कौन से, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल, वैद्युत बल। अब बच्चों जो मैंने यहाँ बात की है आपके सामने कि इन्हें ऐसे बल है संरक्षी बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर कर नहीं करता, रास्ता कैसा भी है हमेशा कार्य बराबर होता है। तो हम उसको एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। आपने कहा ठीक है, हम समझते हैं गुरुत्व बल को। बच्चों मैंने ना एक ऐसे आनत तल बनाया, मैंने ये कहा थीटा, इसको कहा h और ये कहा हमने l। ध्यान से सुनते रहना। मैंने कहा कि एक गुटके को जिसका द्रव्यमान m है, हमें यहाँ a बिंदु से उठा के b पे लेके जाना है। हमारे पास दो रास्ते हैं, आप a से सीधा ऐसे b तक लेके जाओ, फिर या तो आप ऐसा करो या फिर ऐसा करो कि आप a से पहले यहाँ जाओ c पर और फिर c से b पे जाओ। और ये देखो क्या दो अलग अलग रास्तों पे भी कार्य बराबर आता है क्या? अगर अलग अलग रास्तों पे भी कार्य बराबर आया तो बल संरक्षी होगा, और अलग अलग आया तो असंरक्षी होगा। मैंने लिख तो दिया कि गुरुत्व बल कैसा है, संरक्षी बल, लेकिन चेक भी कर लेते हैं। मैंने कहा पहले यहां से कर लेते हैं। ये देखो mg ऐसे लग रहा है, चले ऐसे हम
ये ए से, ए बिंदु कह देता हूँ मैं इसको, ए से सी तक वो शॉर्ट में करूंगा, कार्य कितना होगा? आप कहोगे कार्य का सूत्र होता है एफ एस कोस थीटा, एफ कितना है mg, विस्थापन कितना है, इसको विस्थापन को मैं मान लेता हूँ x, a से c तक, एफ एस, एस की जगह x, थीटा, थीटा क्या होता है? f और s के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल नीचे की तरफ है, विस्थापन ऐसे है, थीटा कितना 90, तो कोस 90 आ गया 0। अरे भाई ये तो 0 कार्य हो गया। a से c तक तो यहाँ तो कोई कार्य हुआ ही नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ mg ने शून्य कार्य किया है, कार्य किसी और ने किया होगा हमें नहीं पता, लेकिन mg ने 0 कार्य किया है। आपने कहा ठीक। अब बात कर लेते हैं c से b तक की, c से b, मैंने कहा ठीक है, c से b तक देखो कितना कार्य हुआ है भाई। mg नीचे लग रहा है, बल नीचे है, f कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस कोस थीटा, f की जगह क्या है? mg, s कितना है? विस्थापन, विस्थापन h है, कोस थीटा दोनों के बीच का कोण, आपने कहा दोनों के बीच का कोण, बल नीचे है, हाँ जी बल नीचे है, विस्थापन ऊपर है, हाँ जी ऊपर है, मतलब विपरीत दिशा है, कोस 180, कोस 180 होता है माइनस, तो आ जाएगा माइनस mgh, मतलब यहां से यहां तक 0 कार्य हुआ, यहां से यहां तक माइनस mg कार्य हुआ, तो टोटल कार्य हो गया माइनस mgh। कितना हुआ? माइनस mgh। कहां से कहां? a से कहां गए? c से कहां गए? b, मतलब इस रास्ते में माइनस mgh कार्य हुआ है, किसके द्वारा? गुरुत्व बल के। मैं कहता हूं अब ये बताओ, अगर मैं अब a से b लेके जाऊं, बच्चों मैं इसको हटा रहा हूं, ये नोट कर लेना तुम। मैंने आपसे पूछा कि अब ये बताओ a से b कितना कार्य होगा? आपने बता देते हैं, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल है नीचे mg, विस्थापन ऐसे है कितना? l, ये हो गया एफ एस कोस थीटा, इन दोनों के बीच का कोण देखो ध्यान से, ये ऐसे है, विस्थापन ऐसे है, मुझे ये पता है ये 90 कोण है और ये थीटा है, तो ये टोटल कोण हो गया 90 प्लस थीटा। अगर मैं आपको कहूँ कि कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो घबराना मत, मैथ्स में है कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बायो वालों को तो रटनी ही पड़ेगी या समझनी पड़ेगी, तो अलग से देखना पड़ेगा चीज़ें। कोस 90 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस mgl साइन थीटा। तो यहां से यहां तक इस रास्ते में जाने में कितना कार्य हुआ? माइनस mgl साइन थीटा, और जब यहां से यहां तक गए तो 0, यहां से यहां गए तो माइनस mgl, तो ये तो दोनों अलग अलग है। मैंने कहा रुको तो, अब मुझे ये बताओ दो, अगर ये l है, ये h है, ये थीटा है, थीटा के सामने होता है लंब, 90 के सामने होता है कर्ण, ये कर्ण है हमारा जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं बच्चों। अगर मैं कहूँ कि लंब बटे कर्ण h बटे l, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा l साइन थीटा है वो h के बराबर है। l साइन थीटा किसके बराबर है? h के, तो मैं यहाँ l साइन थीटा की जगह h रख दूंगा, तो कार्य बच्चों कितना जाएगा? माइनस mgh। मतलब मैंने आपको यहाँ से पहला पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की कि जो संदक्षी बल होते हैं उनके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता, बस स्थितियां देख लो कि यहां से चल के यहां जाना है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पता है, तो रास्ता कोई भी हो कार्य उतना ही करना पड़ेगा। आप यहां से ऐसे गए तब भी माइनस mgh कार्य करना पड़ा, यहां से यहां तक गए तब भी माइनस mgh कार्य करना पड़ा, किसको? गुरुत्व बल को। आप और कोई रास्ता ले लो, ऐसे लो तब भी माइनस mgh आएगा, आप ऐसे जाओ तब भी माइनस mgh आएगा। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात कि एक बंद वक्र में किया गया कुल कार्य संदक्षी बलों का शून्य होता है, वो भी प्रूव कर लेते हैं, यहीं के यहीं कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने कहा कि यहीं प्रूव करते हैं, ये पहला पॉइंट प्रूव करा कि रास्ते पे निर्भर नहीं करता। अब हम करेंगे कि एक बंद वक्र में, अब हम क्या करेंगे, हम A से B जाएंगे, फिर वापस B से A आ जाएंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि ये जो mg है इसका टोटल कार्य कितना हुआ। तो मैंने कहा ये m है, नीचे mg है, जब यहाँ से यहाँ l डिस्टेंस चल के गए अभी किया, तो यहाँ से यहाँ तक का कार्य जो आया था w ऑफ mg का कार्य कहाँ से? a से b तक का, a से b तक का कितना आया था बच्चों? b माइनस mgh। ये मत कहना कि पता नहीं कहाँ से आया, अभी पीछे देख क्या हो कि माइनस mgh आया। मैंने कहा अब आप b से c जाओ और c से a जाओ, किसका कार्य? mg का। कहाँ से? b से c और c से कहाँ? a। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, नीचे लग रहा है mg, यहाँ से यहाँ जब आया तो कितना चला? h चला था,
तो नीचे भाई बल कितना लग रहा है mg, कहाँ लग रहा है नीचे। विस्थापन कितना हुआ h, कहाँ नीचे। बल भी नीचे, विस्थापन भी नीचे, तो थीटा कितना 0। एक ही दिशा में होने पे कोण 0 होता है, विपरीत दिशा में होने पे 180 होता है। कोस 0 का मान 1 है, तो ये आ गया mgh। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक बताओ, ये कहाँ से है, b से c तक का कार्य है। मैंने कहा wmg c से कहाँ तक, a तक का। हमने कहा ठीक। आपने कहा बल नीचे, विस्थापन ऐसे, थीटा कितना 90, कोस 90 कितना 0, यहाँ से यहाँ तक कोई कार्य नहीं हुआ। तो आप एक बात देखो ना, जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो कार्य कितना -mgh, यहाँ से यहाँ आया कार्य कितना +mgh, और यहाँ का 0, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल है mgh, यहाँ से यहाँ है -mgh, तो टोटल कार्य कितना हो गया, आप कहोगे -mgh + mgh = 0। मतलब जब मैं a से b गया तो कार्य हुआ -mgh, और b से c आया और फिर a आया तो टोटल कार्य हुआ mgh। मतलब a से b जाओ तो -mgh, b से a आओ तो +mgh, टोटल कार्य कितना 0। ये भी हमने प्रूव कर लिया कि एक बंद वक्र में कुल कार्य कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बच्चों संदक्सी बल की परिभाषा थी। आगे बात कर लेते हैं। अभी आप कह रहे हो कि भैया आपने अब तक ये नहीं बताया कि इनका नाम संदक्सी बल क्यों है। मैंने कहा बस रुके रहो, अभी बता के जरूर जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना बच्चों। मैंने कहा बच्चों कुछ बातें याद करनी है आपको। किताबों में लिखा रहता है, किताबों में, कि जितने भी नियत बल हैं, पहली बात तो मैंने आपको ही बता दिया कि जो गुरुत्व बल है संदक्सी है। कभी भी mg देखो, सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सीधा रखो याद कि ये संदक्सी बल है। मैंने कहा आपको वैद्युत बल दिखे, संदक्सी बल है। आपको स्प्रिंग का बल दिखे, संदक्सी बल है। लेकिन कुछ ऐसे बल हैं जिनका नहीं पता हमें, इनका नाम क्या है। हमें दे देगा, हमें ऐसा लिख के दे देगा 2i कैप + 5j कैप + 6k कैप, ये बल दे दिया हमें, ये F। और हमें कहा बताओ ये संदक्सी है या असंदक्सी। बच्चों ध्यान रखना, ऐसे बल जो इस रूप में लिखे होंगे, जिनमें ये 2, 5, 6 लिखे होंगे, x, y, z नहीं है, जो नियत बल है, ऐसे बल हमेशा संदक्सी बल होते हैं। क्या होते हैं, संदक्सी बल होते हैं। किताबों में ना एक लाइन लिखी होती है बच्चों कि सभी नियत बल संदक्सी होते हैं। मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि बच्चों जब हम आगे घर्षण बल पढ़ेंगे वो एक असंदक्सी बल है, और जो घर्षण बल होता है वो कई बार नियत ही होता है, वो अपनी दिशा भी नहीं बदलता, अपना मान भी नहीं बदलता, लेकिन वो फिर भी असंदक्सी है। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, किताबों में लिखा होता है सभी नियत बल, सभी नियत बल, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, सभी नियत बल संदक्सी बल होते हैं। ये 100% सही नहीं है, 100%, लेकिन किताबों में लिखा होता है। लेकिन किताब वाले इस बात की बात कर रहे हैं, इस चीज की बात कर रहे हैं जब बल ऐसे लिखे हों, क्योंकि ये 2, 5, 6 नहीं बदलेगा। इसकी दिशा भी निश्चित है, क्योंकि आई कैप जे कैप भी फिक्स कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये नियत बल है और ये हमेशा संदक्सी बल होगा। मैं आपको कह दूं कि बताओ ये F = 2 न्यूटन संदक्सी है या असंदक्सी है। तो ये भी नियत, लेकिन इसकी दिशा थोड़ी मुझे पता है कि चेंज हो रही है नहीं हो रही है। क्या पता ये सीधा चल रहा हो। अगर ये दिशा भी नहीं बदल रहा है और इसका मान भी है तो हम कह देंगे संदक्सी बल है। लेकिन ध्यान रखना, सभी नियत बल संदक्सी बल नहीं होते। किताबों में ये लाइन लिखी है सभी नियत बल संदक्सी बल होते हैं, ये 100% सही नहीं है, लेकिन किताबों में लिखी है तो मैंने आपको बता दी। और मैंने ये भी बता दिया कि किताब वाले किन बलों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे बल जो ऐसे लिखे हुए हैं वे हमेशा कैसे होंगे, संदक्सी बल होंगे। तो पहली लाइन लिख लेना कि सभी नियत बल इस फॉर्म के संदक्सी बल होंगे। ठीक है, कहोगे कंफ्यूज कर दिया भैया। मैंने कहा कंफ्यूज तो जब किताब वाले खुद हैं तो मैंने भी तुम्हें कर दिया। मैंने तो तुम्हें बता भी दिया कि वे किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि जितने भी केंद्रीय बल होते हैं वे सब संदक्सी बल होते हैं। सभी केंद्रीय बल, आप कहोगे केंद्रीय बल तो हमने पहले सुना ही नहीं। सभी केंद्रीय बल संदक्सी बल होते हैं। आप लिखते चले जाना, सब समझ आ जाएगा। संदक्सी होते हैं, सभी केंद्रीय बल संदक्सी होते हैं। अब बात करते हैं बढ़ते बढ़ते आगे किसका नाम संदक्सी बल क्यों है, और फिर इसको करेंगे खत्म और फिर पढ़ेंगे असंदक्सी बल। अब आपको आ रहा होगा कि हाँ, कि अब पता चलेगा कि संदक्सी बलों का नाम संदक्सी बल क्यों है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, दुनिया में जब भी हम कार्य करते हैं हमें ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, ऊर्जा लगानी पड़ती है। मैंने कोई सामान उठाया, यहाँ से दूर लेके गया, तो मुझे अपनी ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी, अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है बच्चों, जो ऊर्जा मैंने लगाई कार्य करने में, मैं नहीं बोलूँगा, मैं बल बोलूँगा, किसी बल ने किसी कार्य को करने में ऊर्जा लगाई,
और वो ऊर्जा कहीं जाके बैठ गई उस वस्तु के ऊपर जिसको हमने कार्य किया। मान लीजिए मैंने इस मार्कर को उठाया, यहाँ से उठाया, तो मैंने इस पर कुछ कार्य किया है, इसको कुछ ऊर्जा दी है। अगर वो ऊर्जा इसके रूप में संचित हो जाए और जब मैं इस मार्कर को वापस वहीं लेके आ जाऊं जहाँ से मैं इसको लेके गया था और वो ऊर्जा वापस हमें मिल जाए, वो कार्य हमें वापस मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ऐसे बल संरक्षी बल कहलाते हैं। आपने कहा ज़्यादा समझ नहीं आया। समझ आने वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं। अगर किसी बल ने कार्य किया, उस बल ने उसमें ऊर्जा लगाई और वो ऊर्जा उसके अंदर कहीं बैठ गई, किसके अंदर? वस्तु के अंदर, और वो वस्तु जब वापस वहीं आए जहां से वो गई थी, ये जरूरी है कि वस्तु वहीं आए जहां से वो चली थी, तो ऊर्जा हमें वापस मिल जाएगी। ऐसे बल जिनके द्वारा ऐसे कार्य हो रहे हैं संरक्षी बल कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, आपने कहा ठीक है फेंक दिया। मैंने कहा जब ऊपर आपको फेंका, उसको हमने क्या दी थी? गतिज ऊर्जा। जब उसको ऊपर फेंका तभी तो गई, लेकिन एक जगह जाके रुक गई वो, तो इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो गई है। मैंने कहा गई कहाँ वो गतिज ऊर्जा? तो आपने कहा वो गतिज ऊर्जा इसी बॉल के अंदर, जिस बॉल को ऊपर फेंका था, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई है। आगे पढ़ेंगे स्थिति ऊर्जा। लेकिन वो ऊर्जा इस बॉल को वापस लेके आएगी और जब वापस यहाँ आ जाएगी तो जितनी ऊर्जा हमने इसको दी थी वो वापस हमें मिल जाएगी। इसका मतलब इस बॉल को लाया नीचे कौन? आप कहोगे गुरुत्व बल। गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है, इसलिए वो ऊर्जा हमें वापस मिल गई। इसलिए इनको संरक्षी बल बोलते हैं, क्योंकि इनके द्वारा किए गए कार्य में ऊर्जा संरक्षित रहती है, वो वापस हमें मिल जाती है। इतना काफी आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों असंरक्षी बल। हेडिंग लगाइए असंरक्षी बल, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इनको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये क्या है भाई? जो संरक्षी बल नहीं है वे असंरक्षी बल है, जो होशियार नहीं है वे बेवकूफ़ हैं, जो बेवकूफ़ हैं वे होशियार नहीं है, ऐसा बोल दो। मैंने कहा दुनिया में दो प्रकार के बल, संरक्षी और असंरक्षी। जो बल जिनके द्वारा किया गया कार्य, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर करता है, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। आप किसी भी रास्ते से उनको ले जाओ, हमेशा बराबर कार्य करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बल संरक्षी बल है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बल हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर करता है, आप अलग रास्ते से ले जाओ तो अलग कार्य करना पड़ेगा, दूसरे रास्ते से ले जाओ अलग कार्य करना पड़ेगा, तीसरे रास्ते से ले जाओ अलग कार्य करना पड़ेगा, ऐसे बलों को असंरक्षी बल बोलते हैं। लिखेंगे ऐसे बल जिनके द्वारा कृत कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, असंरक्षी बल कहलाते हैं। असंरक्षी बल कहलाते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना कि ये जो बल हैं असंरक्षी बल, इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पे तो निर्भर करेगा ही। अब ये मत सोच लाना कि अब ये प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पे निर्भर नहीं करेगा, उन पे भी करेगा, पथ पे भी निर्भर करेगा, स्थितियों पे भी निर्भर करेगा। कहने की बात ये है कि आप ए से बी जाओ, इस रास्ते से आपने W1 कार्य किया, अब आप दूसरे रास्ते से जाओ, आपने W2 कार्य किया, आप तीसरे रास्ते से जाओ, आपने W3 कार्य किया, तो बच्चों अगर ये बल जो ये कार्य कर रहा है असंरक्षी है, तो ये तीनों कार्य अलग अलग होंगे, मतलब पथ पे निर्भर कर रहे हैं। जैसे ही रास्ता बदला कार्य बदल गया, जैसे ही रास्ता बदला कार्य बदल गया। इसका मतलब कार्य किस पे निर्भर कर रहा है? पथ पे निर्भर कर रहा है। ऐसे बलों को असंरक्षी बल बोलते हैं। और ये ध्यान रखना बच्चों, ऐसे बलों द्वारा, ऐसे कौन से बल? असंरक्षी बल। ऐसे बलों द्वारा कृत कार्य बंद वक्र में शून्य नहीं होता, बंद वक्र में शून्य नहीं होता। अब ये वो वाली बात है, मान लो आप ए से गए बी तक और वापस बी से ए आ गए, तो आप ये कहेंगे कि विस्थापन कितना? शून्य। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि कार्य शून्य है। मैंने अभी बताया था कि हमेशा
विस्थापन शून्य होने पे कार्य शून्य नहीं होगा, वो तभी होगा जब बल संरक्षी थे। अगर बल असंरक्षी हैं तो वापस आप भले ही वहीं आ गए हो, आपने कार्य शून्य नहीं किया, आपने कुछ ना कुछ कार्य किया है, मतलब बल ने कुछ ना कुछ कार्य किया है। मतलब ए से बी जाओ तो 10 जूल काम, बी से ए आओ मुझे नहीं पता कितना काम, क्या पता 10 जूल ही हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि ये 10 है माइनस 10 दोनों मिलकर 0 नहीं होंगे, शून्य नहीं होता। ये है असंरक्षी बल। उसके उदाहरण क्या हैं? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बच्चों घर्षण बल, जो हमने अब पढ़ा, खत्म किया था ना पिछले चैप्टर में। आगे पढ़ोगे श्यान बल। क्या होता है श्यान बल? बच्चों जैसे दो ठोसों के तलों के बीच ये घर्षण बल लगता है, ऐसे ही जो तरल पदार्थ होते हैं उनके बीच यही घर्षण बल श्यान बल कहलाता है। बस होता घर्षण बल ये है, लेकिन ये ठोसों के बीच लगता है, ये द्रवों के या गैसों के बीच लगता है। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई है कि असंरक्षी और संरक्षी बल क्या है। एक बार करके देख लेते हैं कि जो हमने बात कही है कि पथ पे निर्भर करता है या नहीं करता है, ये भी देख लेते हैं। मैंने कहा बच्चों, सुनना ध्यान से, कि ये कोई बॉक्स है M, और हमने क्या किया, इसको, ये जो यहाँ घर्षण गुणांक है वो म्यू है, इसका मान m है, m नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा n, और हमने इसको ऐसे चलाया और इसको यहाँ लेके गए। हमने कहा मान लेते हैं ये जो दूरी है ये L है। मैंने कहा कितना कार्य किया घर्षण बल ने। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कार्य निकालना हो पहले पता करो कि किस बल ने किया है। हमने घर्षण बल का कार्य निकालना है तो कार्य होता है बल Fs cos थीटा, कार्य का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। F क्या है? बल। बल कौन सा? घर्षण बल। विस्थापन कितना? L, और उनके बीच का कोण आप सब जानते हैं, अगर ये आगे चल रहा है तो घर्षण पीछे लगेगा, मतलब थीटा 180 होगा विपरीत दिशा में, यह आ जाएगा माइनस FSL। Fs क्या होता है? म्यू n, n क्या है? mg, यह हो जाएगा म्यू mgl। ये कार्य यहां से यहां तक हुआ, A से कहां तक जाने में? B तक। तो बच्चों अब अगर मैं इसे किसी और रास्ते से लेके जाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं अब इसको यहां से यहां लेके जाऊं तो क्या तब भी इतना ही कार्य करना पड़ेगा? आप कहोगे विस्थापन तो इतना ही है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा तो यहाँ बल ऐसा होगा, इसको आगे यहाँ लेके जाऊंगा तो बल यहाँ ऐसा होगा, मतलब ये नियत बल नहीं है। मतलब मैं इसका थोड़ा सा कार्य यहाँ निकाल लूंगा, थोड़ा सा कार्य यहाँ निकाल लूंगा, थोड़ा सा कार्य, और टोटल कार्य निकालने के लिए मैं सबको जोड़ दूंगा तो मैं ये कहूँगा कि वो जो कार्य आएगा वो इससे अलग आएगा। मतलब जैसे ही आपने रास्ता बदला तो आप देख रहे हो तो कार्य बदल गया है। अब बताओ अगर मैं इसको वापस इधर ले आऊँ, सुनना, तो आप कहोगे जब इधर लेके आओगे तो कार्य बल इधर लगेगा, मतलब थीटा फिर भी 180 होगा, तो इतना ही कार्य आपको करना पड़ेगा। मतलब यहां से यहां गए तब इतना कार्य, वापस आए तब भी इतना कार्य। आप ये देख रहे हो कि जैसे ही रास्ता बदल जाता है कार्य बदल जाता है, मतलब ये बल असंरक्षी है। कौन सा बल? घर्षण बल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं कुछ और। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई नियत बल है जो नहीं बदल रहा है, वो आई कैप, जे कैप, के कैप में लिखा हुआ है, वे हमेशा कैसे होते हैं? संरक्षी होते हैं। ऐसे ही बच्चों ऐसे बल जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, कि हमें बस ये बोल दिया कि यहाँ एक बल लगा हुआ है, उसने इसको वस्तु को, तो वो कैसा बल मानने? संरक्षी या असंरक्षी? तो ऐसे बल जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हाँ ये पता है कि बल लग रहा है, तो उनको हमेशा असंरक्षी बल मानेंगे बच्चों। ठीक है, जिनके बारे में कुछ नहीं पता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैंने क्या किया, एक बॉक्स पकड़ा और उस बॉक्स को अपने हाथ पे रख के ऐसे नीचे चला रहा हूँ, तो मैंने हाथ से इस पे जो बल लगाया, बताओ संरक्षी है असंरक्षी? आप कहोगे मुझे पता ही नहीं है कितना बल लग रहा है। ये तो पता है कि लग रहा है, पता नहीं है कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो जहां हमें बच्चों बलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है कैसे लग रहा है, किसने लगाया या कितना लग रहा है, तो हम उनको असंरक्षी बल हमेशा मान लेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां से बात हम करने वाले हैं लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे अपने, और लास्ट के 15-20 मिनट में अब आपको ये सिखाऊंगा कि अगर हमारे सामने कोई बल दे दिया तो हम उसको कैसे निकाल लें। कैसे? हमें दे दिया, अभी तक तो हमें ये पता था, जो मैंने आपको बताया कि बल है, लेकिन कितना है पता नहीं था, लेकिन अब बल दे दिया जाएगा हमारे सामने। ऐसा लिख दिया जाएगा कि एक बल है आपके सामने 2xi कैप, 2yj कैप, 3z k कैप। बताओ ये संरक्षी है या असंरक्षी? अब हम सीखेंगे कि किसी बल को कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे पता करें कि ये संरक्षी है या असंरक्षी। कुछ बलों का तो हमें पता है, वैद्युत बल है, सुना आपने कहा संरक्षी, घर्षण बल है असंरक्षी,
लेकिन ये सामने है, हमें पता ही नहीं है क्या ये, तो कैसे निकाल ले कि संरक्षी है संरक्षी। अच्छा मुझे बताना एक बार ये कि अगर मैं ये हटा देता तो ये कैसा होगा। आप भैया पागल समझ रहे क्या, अभी तो आपने बताया कि ये नियत बल है, ये हमेशा कैसा होगा, संरक्षी होगा। नियत बल हमेशा कैसा होगा, संरक्षी। आओ अब सीखते हैं। अब बच्चों मैं ना कुछ आपके सिलेबस से बाहर की बात करने वाला हूँ। मतलब आप जब बीएससी करेंगे या हायर एजुकेशन में जाएंगे, बीटेक करेंगे वगैरह, तो वहाँ आपको ये पढ़ने को मिलेगा, 11th क्लास में नहीं है। लेकिन इसको सीखने के लिए जो मैं अभी तुम्हें सिखा रहा हूँ, इसको सीखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और मेरी गारंटी है आप उसको आसानी से सीख जाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जब बचपन में आपने सबसे पहले बचपन में क्या सीखा था? आप कहेंगे हमने लिखना सीखा था। मैंने कहा मैथ्स में बताओ क्या सीखा था? आपने मैथ्स में पहाड़ी सीखे थे, याद किए थे। मैंने कहा अच्छा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करने में क्या सीखा था? आपने कहा हमने ना जोड़ना सीखा था। मैंने कहा बताओ 4 + 5, आपने कहा 9। मैंने कहा बोला भी नहीं जोड़ने को, मैंने कहा बताओ, आप कहोगे 5। कैसे पता आपको जोड़ना? आपने कहा भैया ये बता रहा है, ये जोड़ने का ऑपरेटर है। इनको बच्चों ऑपरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, जो किसी चीज को ऑपरेट करते हैं, किसी को चलाने में सहायता करते हैं, ये ऑपरेटर है। ये जोड़ने का ऑपरेटर है, ये घटाने का ऑपरेटर है, ये गुणा करने का ऑपरेटर है, ये भाग करने का ऑपरेटर है। मतलब इन चिन्हों को आप अपने आप देख के ही एकदम पहचान जाओगे कि हमें क्या करना है। इनको ऑपरेटर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। कहोगे ये क्यों पढ़ा रहे हो? मैं कहा आप देखो। मैंने कहा अच्छा बताओ ये क्या है? आप कहोगे डेल्टा है। हमें पता, देख के पहचानेंगे ना। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। मैंने कहा ये बताओ क्या है? डी। आपने कहा ये छोटा परिवर्तन है। अच्छा मैंने कहा ये बताना ये क्या है? ये आपने कहा ये dy/dx है, ये डिफरेंशिएशन है, ये y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। मतलब ये सब ऑपरेटर हैं बच्चों। इनको देख के आप पहचान रहे हो कि क्या करना है। इसको देख के पहचान कि हाँ परिवर्तन हो रहा है। इसको देख के बता रहे कि छोटा परिवर्तन हो रहा है। ये कह रहे हो कि एक चीज में दूसरी चीज के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेटर है, ये डेल्टा भी एक ऑपरेटर है। और इसी के तरीके का बच्चों एक नया ऑपरेटर आएगा, डेल ऑपरेटर। ये था डेल्टा। इसका जो उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा त्रिभुज बना दिया, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे की जो कहानी बीएससी एमएससी में चलेगी सारी इससे चलेगी। इसलिए जितना आपके लिए जरूरी है मैं उतना ही बताऊंगा आपको। इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। एक और नाम है बच्चों इसका नाबला ऑपरेटर। कई बार इसको नाबला, ठीक है। क्या बोलते हैं? नाबला ऑपरेटर। नाम याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें बस समझ जाना कि क्या आप समझना चाहते, बस ये याद रख लेना डेल ऑपरेटर। इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं। इसके 3 काम होते हैं बच्चों, 3 काम। एक ग्रेडियंट निकालना। अब इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा बच्चों में, ठीक है। क्या निकालना? ग्रेडियंट। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है x, मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। आप पहचान जाओगे कि अच्छा ये तो सॉरी उल्टा करना, मुझे मैं भी गलत कर रहा हूँ। मैंने ये डेल x लिख दिया। आप कहोगे अच्छा डेल लिखा साथ में x लिखा, तो जैसे ही x के साथ में डेल दिखेगा तो आप समझ जाओगे ग्रेडियंट निकालना है। बच्चों ग्रेडियंट एक ऐसी ही चीज है जैसा डिफरेंशिएशन है, जो हमें परिवर्तन बताता है। ये ग्रेडियंट भी हमें परिवर्तन बताता है, लेकिन साथ में दिशा का भी परिवर्तन बताएगा। मतलब ये एक प्रकार का सदिश रूप है। जैसे हम डिफरेंशिएशन कर देते थे वो तो हमें परिवर्तन बता देता था, लेकिन ये ग्रेडियंट यहाँ हमें परिवर्तन तो बताएगा, साथ में दिशा का भी परिवर्तन बताएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो इस डेल ऑपरेटर के 3 काम। पहला ग्रेडियंट ऑपरेटर, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों डाइवर्जेंस। क्या? डाइवर्जेंस। तब इसको लिखते हैं ऐसे। ये मतलब बच्चों एक वेक्टर है, ये एक सदिश है, ये सदिश ऑपरेटर है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन क्या वही बात है कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने कहा देखो बीच में डॉट लगा है, ये एक्स भी क्या है? एक वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था a डॉट बी, ए बी कोस थीटा, वो वही वाला है ये हमें डाइवर्जेंस, जब हम डेल को डाइवर्जेंस के रूप में यूज करेंगे तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। मतलब अदिश रूप, ये हमें अदिश राशि मिलेगी। भाई डॉट के बाद क्या मिलता था? अदिश राशि। कह रहा हूँ भैया पता नहीं क्या पढ़ाने लग गया तो समझ में नहीं आ रहा। समझ। एक होता है बच्चों कर्ल।
कर्ल में ऐसे लिखते हैं ऐसे। हाँ ये क्रॉस, ये सदिश गुणन है, ये अदिश गुणन है, और ये निकल के आएगा हमारा सदिश। आज का हमारा काम यहाँ से है, क्या बोला मैंने, ये है एक डेल, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। इसको हम जब ऐसे यूज करेंगे क्रॉस लगा के इसको बोलेंगे कर्ल, डॉट लगा के बोलेंगे तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस, सीधा सीधा लिख देंगे तो इसको बोलेंगे ग्रेडियंट। आप सब भूल जाओ बच्चों, बस इसको ध्यान रखो अब, कर्ल को, ठीक है, किसको, कर्ल को। मैंने कहा बच्चों ये जो कर्ल होता है, ये जो डेल होता है उल्टा वाला, ये कुछ ऐसा होता है, सुनना ध्यान से, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये क्या है, ये हमारा डेल ऑपरेटर है बच्चों, ये हमारा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो बाद में जो एक चीज बताऊंगा वो ध्यान रख लेना, ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसके साथ क्रॉस कर दूं एफ का, मान लो मेरे पास एक बल है और हमें वो बल दे दिया एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ऐसे बल दे दिया। बल के 3 घटक होते हैं, हर सदिश के 3 घटक होते हैं, एक्स घटक, वाई घटक, जेड घटक। तो मैंने यहाँ कहा, तो आपने कहा ए क्रॉस बी निकालना, हमने सीखा था ए क्रॉस बी निकालते हम लिखते थे आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर ए के साथ जो लिखा होता तो यहाँ लिख देते, बी के साथ जो होता तो यहाँ लिख देते। लेकिन यहाँ डेल है, तो डेल में क्या है, डेल में यहाँ है डेल बाय डेल एक्स, यहाँ है डेल अपॉन डेल वाई, के साथ है डेल अपॉन डेल जेड। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एफ के साथ क्या है, आपने कहा एफ के साथ यहाँ एफ एक्स है, यहाँ एफ वाई है और यहाँ एफ जेड है। तो मैं बच्चों बस आपको ये कहता हूँ कि आप ये याद रख लें, बस इतनी चीज, ठीक है। ये कि जो डेल ऑपरेटर है कुछ सब भूल जाओ, बस इतना देख लो कि ये डेल है। जब क्रॉस करके लिखते हो तो इसको कर्ल बोलते हैं। किसका कर्ल बोलते हैं इसको, कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ फोर्स। जब यहाँ फोर्स है तो हम इसको बोलेंगे कर्ल ऑफ फोर्स, और वो ऐसे लिखा जाता है। अगर बच्चों ये 0 आ गया सोल्व करके तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा फोर्स है ये संदक्षी है। कैसा है, संदक्षी। क्या अजब बात हो रही है भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ। और अगर ये 0 नहीं आया तो हम कहेंगे ये असंदक्षी बल है। अब सब एक निपटाते हैं बस जल्दी जल्दी। मैंने कहा सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। आप बस मुझे ये बताओ कि अगर आपके सामने एक बल लिखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, बस आपके सामने वो ऐसे लिखा है एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ऐसे लिखा है। और मुझे पूछना है कि संरक्षी है या संरक्षी, तो आप कहेंगे रट लो चाहे आप इसको, कि भैया हम करेंगे डेल क्रॉस एफ, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ। यहाँ लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ लिखेंगे डेल है पहले, और डेल क्या होता है, डेल बताना मुझे। डेल होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। आई कैप के साथ कौन है यहाँ, डेल अपॉन डेल एक्स। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कैसे लिख रहा हूँ भाई, सदिश पढ़ा था, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। सदिश गुणन में सिखाया था कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, सारणिक विधि है ये। पहले डेल है तो डेल वाले लिखे जाएंगे, यहाँ लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ लिखा जाएगा एफ एक्स, यहाँ लिखा जाएगा एफ वाई और यहाँ लिखा जाएगा एफ जेड। अगर ये आया 0 तो हम कहेंगे संरक्षी बल। यदि डेल क्रॉस एफ या कर्ल ऑफ एफ, डेल क्रॉस एफ या कर्ल ऑफ एफ 0 आ गया ये करके, तो हम कहेंगे कि जो एफ है ये एक संरक्षी बल है। और अगर ये 0 नहीं आया तो हम कहेंगे ये असंरक्षी बल है, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। इसको बच्चों हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। कितनी बातें आपके सामने आ रही है, क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ कि अब ना ये वो हिस्सा आ गया है जो आपके स्कूल एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वो तो मैंने आपको रटवा दिया, परिभाषाएं थी, रास्ते पे निर्भर करता है, रास्ते पे निर्भर नहीं करता, गुरुत्व बल क्या है, संरक्षी बल है, घर्षण क्या है, असंरक्षी है। ये थोड़ा हाई लेवल है। अब अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना एक बार देख के छोड़ देना, लिख के नोट्स जरूर बना लेना, कभी जरूरत पड़े तो आपको आपके सामने रहे। मैंने कहा बच्चों जैसे हम d/dx करते थे तो हम इसको डिफरेंशिएशन बोलते थे, डिफरेंशिएशन। अभी मैं ये लिख रहा हूं कर्ल बाय कर्ल एक्स, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये क्या है, डिफरेंशिएशन ये है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। दोनों में फर्क क्या है,
बच्चों मैं अगर कहूँ कि डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करो एक्स स्क्वायर का, तो आप कहोगे 2x होता है। लेकिन अगर मैं कह दूं डिफरेंशिएशन करो एक्स स्क्वायर वाई का, तो आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ y भी है। जब तक मुझे यहाँ y की जगह x नहीं मिल जाता या ये ना पता चल जाए कि ये y एक नियतांक है, तब तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा, वरना मैं इसको नहीं कर सकता। पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें ये सुविधा प्रदान करता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये कहता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आप बाकी सबको मतलब y z को नियतांक मान लो, कांस्टेंट मान लो और उनको बाहर निकाल लो। अगर आप डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसलिए यहाँ डेल लिखा है, तो हम कहेंगे x और z को नियतांक मान लो। मतलब आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सबको अगर कांस्टेंट मान लिया जाए, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ज़्यादा और टाइम वेस्ट ना करते हुए एक दो सवाल से आपको समझाता हूँ कि हम कैसे पता करेंगे कि संरक्षी है या नहीं है। ठीक है, मैंने कहा बच्चों चेक करो चेक करो चेक करो। एफ वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बल आपके सामने, सबसे आसान बल दिया मैंने कि संरक्षी है या नहीं है। आपने कहा चेक कर लेते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेल क्रॉस एफ आप लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप। मतलब आपको अगर इसको याद रखना, बाकी पिछला तुम भूल सकते हो क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे डेल है, क्रॉस होने पे इसको कर्ल बोल देते हैं और लिखा जाएगा ऐसे। ऊपर डेल है तो यहाँ लिखा जाएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। और ध्यान रखेंगे इनको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, आंशिक अवकलन बोलते हैं। हिस्सों में अवकलन होता है, जिसका कर रहे हैं हम उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट मान लेते हैं। एफ की जगह आ जाएगा एक्स वाई और जेड। ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब चेक करना है कि इसका मान कितना आएगा। अगर ये 0 आ गया तो हम कहेंगे संरक्षी है, अगर ये 0 ना आया तो ये असंरक्षी। सीधी सीधी बात। क्या इसको सोल्व करना आता है आपको? आपने कहा बिल्कुल सोल्व करना आता है। पहले लिखेंगे आई कैप और इसको ऐसे ढक लेंगे, सिखाया था भाई, अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना इसको। इसका यहाँ होगा तो ये बनेगा आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई, बीच में आता है माइनस, इसका ऐसे जाएगा डेल वाई अपॉन डेल जेड। आई कैप के बाद आता है जे कैप, लेकिन जे कैप माइनस होता है, सब बता रखा है मैंने कि क्यों आता है ऐसे। ठीक है, जे कैप लेंगे तो इसको ढक लो, इसको ढक लो, इसको जाएगा ये डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस ये जाएगा ऐसे डेल एक्स बाय डेल जेड, डेल एक्स बाय डेल जेड। फिर आएगा आई जे, फिर आएगा के होता है प्लस, ये माइनस ये प्लस, इसको ढक लो, हमने ढका। यह आएगा डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाय डेल वाई। ठीक है बच्चों, ये उम्मीद है ये आपको लिखना आता होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर नहीं आता एक बार सदिश गुणनफल वाला वीडियो जरूर देखा, अपने नोट्स बनाएंगे में पढ़ना। ये मुझे एक बात बता दो, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? आपने कहा हम जेड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? वाई के। कैसा डिफरेंशिएशन है ये? आप कहोगे भैया ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। मतलब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो z को हम कांस्टेंट मान लेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। यहाँ y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? z के। z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, मतलब यहाँ y कांस्टेंट माना जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसका मतलब तो ये सब 0 होने वाले हैं। आपने कहा हाँ, क्योंकि यहाँ x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट मतलब z कांस्टेंट, z को छोड़ के सब कांस्टेंट मतलब x कांस्टेंट, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये सब भी 0। x को छोड़ के सब कांस्टेंट 0, इसको छोड़ के सब कांस्टेंट 0। आपने कहा ठीक, इसका मतलब ये आ गया 0। अगर H0 आ गया तो इसका मतलब ये बल अब हमारा कैसा है? ये हमारा संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल। उम्मीद है आप सीख गए होंगे कि कैसे बलों को कैलकुलेशन करके संरक्षी और असंरक्षी बल हम पहचान करेंगे। एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, आप उसको लिख के वीडियो रोकेंगे और पहले खुद से सोल्व करेंगे। मैंने कहा चेक करो, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप, या ऐसा करो, कल हमने किया था लास्ट में, कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो थी जो हमारी, इससे वाई स्क्वायर आई कैप
एक्स स्क्वायर जे कैप। चेक करो संरक्षी है या असंरक्षी। आपने कहा कर देंगे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा यहाँ लिखा डेल क्रॉस एफ, यहाँ लिखा आई कैप जे कैप के कैप, डेल के लिए लिखा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एफ के लिए लिखेंगे आई कैप के साथ क्या है वाई स्क्वायर, ठीक। जे के साथ क्या है एक्स स्क्वायर, के यहाँ नहीं है तो ये आ जाएगा 0। हमने कहा सोल्व करो, आपने कहा ये इसमें होगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा जी, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का, किसके रिस्पेक्ट में z के, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो कांस्टेंट माना जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों 0 हो गया आई कैप के लिए, जे कैप के लिए ये जाएगा 0। ये z के रिस्पेक्ट में किसका करेंगे y का 0, मतलब इसके भी दोनों 0। बचा कौन k कैप, लिख के कर लेना अगर दिक्कत है। यहाँ देखो क्या लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, और यह आ जाएगा वाई स्क्वायर। हमने कहा के कैप एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया के कैप, और यह आ जाएगा x माइनस वाई। क्या आ जाएगा x माइनस वाई। अगर मैं x और y को इस तरीके से सेट करूं कि दोनों y 0 हो जाएं मिलके, x माइनस वाई, अभी नहीं, अभी तो देखो 0 नहीं आया है, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये असंरक्षी बल है। लेकिन मैं ये बोल दूं यदि x बराबर y और x बराबर y डाल लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये संरक्षी बल है। ठीक है, मतलब आपको चेक करना आना चाहिए। एक ट्रिक बता के जा रहा हूँ बच्चों में लास्ट में। अगर कभी आपको ये दिखे कि आई कैप के साथ तो x ही है, x वाले हैं, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है, j के साथ यहाँ 2y है, और k कैप के साथ यहाँ 3z है, कुछ भी, मतलब i कैप के साथ x वाले, j कैप के साथ 2। और भाई मुझे बता दो ना i कैप किसकी डायरेक्शन बताती है, आप कहेंगे x की, तो i कैप के साथ अगर x है, j के साथ y है, k के साथ z है, सीधा सीधा है, मतलब तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा संरक्षी होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि बताओ 3x स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड क्यूब के कैप कैसा बल है, तो आप कहोगे सीधे सीधे लिखे हुए, आई के साथ x है, जे के साथ y है, के के साथ z है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इनको x को डिफरेंशिएट करोगे तो y के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब सब 0 होके 0 आएगा। ट्रिक है कि अगर ये सीधे सीधे लिखे हुए हों तो हम कहेंगे ये संरक्षी बल है, चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं यहाँ एक्स वाई, यहाँ वाई स्क्वायर जेड बोल दूं, यहाँ जेड स्क्वायर एक्स बोल दूं, तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कराया नहीं, आपको जाते जाते एक होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आया है, अगर आप इसको कर पाओ। ठीक है, मैंने कहा एफ वेक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई जेड आई जे, इसको लिखा जे कैप, और यह आ जाएगा एक्स वाई जेड के कैप। ये एक बल है, आपको चेक करके बताना है बच्चों कि ये संरक्षी है या असंरक्षी। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। आज हमने किया संरक्षी और असंरक्षी बल। आपके एग्जाम के हिसाब से तो इनकी परिभाषाएं और कौन से बल संरक्षी है, कौन से बल असंरक्षी है, मैं ये कर लेना। बाद का ये जो पोर्शन मैंने कराया है इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आप सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे बच्चों कार्य ऊर्जा पर में, मतलब कल से ऊर्जा पढ़ेंगे सबसे पहले, और उस ऊर्जा को कार्य के साथ जोड़ेंगे हम। ठीक है, ऊर्जा पढ़ना शुरू करेंगे, ऊर्जा में पढ़ेंगे हम काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, फिर आगे पढ़ेंगे हम स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा पढ़ने के लिए मुझे संरक्षी और असंरक्षी बल अच्छे से आने चाहिए, ये नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी। ये जो मैं लिखता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स, जिसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला, ये अच्छे से आपको आना चाहिए कि जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहें।